क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा। इस चैनल के एक खास कार्यक्रम स्पीक अप में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ ज्यादा ही खुश हैं क्योंकि आज वुमेन्स डे है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। उनसे भी आपको परिचय कराते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि वुमेन्स डे की थीम इस बार जो रखी गई है वो है वुमेन्स लीडरशिप, यानी कि क्या हम वुमेन्स की लीडरशिप को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। खासकर अपने देश में, अगर हम भारत देश की बात करें, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स के साथ साथ उसकी सॉल्यूशन पर भी बात करते चलेंगे, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम को बताना ही एक बात उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करवा दो। हमारे साथ जुड़ी हुई है ललिता जी। ललिता जी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में प्रोफेसर है और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके लिए वो काम कर रही हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी फिटनेस के लिए, और बहुत सारे ऐसी गाइडेंस वो देने का काम करती हैं जिससे महिलाओं को बहुत फायदा होता है। और ना सिर्फ राष्ट्रीय और दिल्ली के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। ललिता जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद जी। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप मिश्रा, जो एक जर्नलिस्ट होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं, काफी काम ये करते हैं और लोगों से मिलते हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि प्रॉब्लम्स महिलाओं को बहुत सारी होती है, लेकिन अपने स्तर पर और सोसाइटी के स्तर पर किस तरह से उन्हें प्रॉब्लम से बाहर निकाल कर एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, संदीप हमें बताएंगे। और साथ ही एक बहुत ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी आपको परिचय कराएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि वो बहुत प्यारी है और उनके काम उससे भी ज्यादा प्यारे हैं। उनसे भी बात करेंगे, उनको मिलवाएंगे आपसे। फिलहाल शुरुआत मैं ललिता जी आपसे करना चाहती हूँ। हम विमेंस डे की बात कर रहे हैं। विमेंस डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे विमेंस को इंस्पायर करती हैं और उन्हें ये प्रेरणा देती हैं कि वो किस तरह से और अच्छा कर सकती हैं। जिन्होंने अच्छा किया उनकी स्टोरीज सुनाई जाती है। आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज देखी होंगी। आज क्या कहना चाहेंगे आप विमेंस डे? देखिए, समझ नहीं आता ये विडंबना है या खुशी की बात है कि हम एक ही दिन महिला दिवस मना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि एक दिन महिला दिवस कैसे हो सकता है। और वैसे भी भारत की संस्कृति तो है नहीं, जैसे हिंदुस्तान में कभी भी एक दिन को मनाया नहीं जाता है। हम बात करते हैं विदेशों की, तो वहां पर फादर्स डे, मदर्स डे, वीमेन डे, कोई एक पर्टिकुलर डे देते हैं जिसमें उन्हें सम्मानित किया जाता है। मेरे देश में तो हर दिन, हर पल, एक एक क्षण महिलाओं का दिवस है और महिलाओं के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ तो कोई भी कार्य शुभारंभ होने से पहले सरस्वती माँ की वंदना की जाती है, लक्ष्मी माँ की वंदना की जाती है, गंगा मैया को पूजा जाता है और घर की माताओं को भी पूजा जाता है। तो महिला दिवस को कहना ठीक है, यदि एक दिन महत्व दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक दिन तो हम निकाल ही रहे हैं। महिलाओं की यदि हम बात करें तो उत्पत्ति के समय से ही जहाँ महिलाओं को कवियों ने एक खूबसूरत सृष्टि और परियों की एक परिकल्पना से परे कर दिया। और मैं बात ऋषि मुनियों की, तो उन्होंने मेनका जैसी नारी को खड़ा कर दिया। मैं कहीं भी किसी फील्ड में बात करूं तो कल्पनाओं में, पन्नों में तो नारी बहुत खूबसूरत है, लेकिन यदि धरातल की बात की जाए तो नारी की स्थिति अभी भी विचारणीय है और सोचनीय है। पुरुषों का जितना महत्व है इस धरती पर, उतना ही महत्व नारी का भी है, लेकिन बावजूद इसके बहुत सी लिमिटेशंस है, बहुत सी एक नियम है, बहुत सी धाराएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर लागू होती हैं। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। क्यों महिलाओं को सिखाया जाता है कि वो चुप रहें? क्यों महिलाओं को ये कहा जाता है कि वो सहनशील बने? क्यों महिलाओं को ये कहा जाता है कि वो घर में निर्वाह करे, चाहे पति कुछ भी कर रहा हो, घर की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन उसी को समाज में अपना एक मुकाम बनाना है। पता नहीं क्यों ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं दो घर की दूरी हैं। जिस प्रकार महिला दो घर की दूरी है, पुरुष भी दो घर का दूरी है, वो भी कहीं का जमाई है, वो भी किसी का बेटा है। तो महिलाओं को ये शिक्षा क्यों? क्यों पुरुषों को ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती? क्यों लड़की के लिए बंधन है इस समाज में? क्यों घर के पले हुए लड़कों को माताएं बंधन में नहीं रखती? क्यों लड़कियों को शिक्षा और संस्कार की आवश्यकता है? आखिर क्यों बेटे को संस्कार की आवश्यकता नहीं? क्यों उसे सिखाया नहीं जाता कि पराई बेटी तेरी बहन जैसी दिखती है, पराई माँ को, जो पड़ोस की औरत है वो भी तेरी माँ ही जैसी होती है? आखिर लड़कियों पर अत्याचार, लड़कियों की दुर्गति सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि बेटों को शिक्षित और संस्कारित नहीं किया जा रहा है। ये शिक्षा सिर्फ एक पहलू पर जा रही है। सिर्फ एक पहलू पर चलने से ना तो नारियों का अपमान बंद हुआ, ना ही नारियों के अत्याचार बंद हुए, ना ही नारियों पर जितने भी रेप्स होते हैं ये बंद हुए।
और ये चलता ही रहेगा निरंतर जब तक कि शिक्षा सिर्फ एक तरफ की है। तो नारियों के सम्मान के लिए जितना नारियों को सहनशील होना आवश्यक है, उतना ही मैं समझती हूँ कि पुरुषों के लिए भी यह शिक्षा उतनी ही आवश्यक है। यहाँ पर जो बहुत बड़ी भूमिका है वो एक बेटे की माँ की है। बेटे की माँ जब लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दो तो बहुत खुश होती है वो, कि क्या बात है, कितनी लड़कियां मेरे बेटे पर मरती हैं। लेकिन जब लड़की की बात आती है तो वो घबरा जाती है कि ये पड़ोस का लड़का मेरी बेटी को तकता है। तो ऐसे में क्या होता है, लड़की की शिक्षा बंद कर दी जाती है, लड़कियों के कपड़ों में बदलाव कर दिया जाता है, लड़कियों को चार दीवारी में बंद कर दिया जाता है। तो ये दोहरा चेहरा क्यों है, ये परवरिश में दोहरे मापदंड क्यों है? समाज को एक दृष्टि से तो देखना ही होगा, ऐसा मैं समझती हूँ। जी बिल्कुल और सही कहा आपने क्योंकि हम अगर इक्वालिटी की बात करते हैं यहाँ भी जो इस वुमेन्स डे की थीम है वो भी इसी बात पर निर्भर है कि इक्वालिटी क्या मिल पा रही है पूरे दुनिया में, क्योंकि हम कोविड-19 से गुजर चुके हैं और ऐसे में काम को लेकर, समाज को लेकर बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। संदीप से भी बात करते हैं। संदीप, यहाँ पर जिस तरह से ललिता जी ने भी कहा कि समानता बहुत ज़रूरी है और वो घर से ही शुरू होनी चाहिए। लड़का-लड़की में भेद जो है वो अभी भी हमारे समाज का हिस्सा है और कहीं न कहीं ये आड़े आ जाता है जब लड़कियों की एजुकेशन की बात होती है या उनकी अच्छी उनको उनको पालने की बात होती है और उनको समाज में हम किस तरह से रखते हैं, इसमें कहीं न कहीं ये भेद दिखाई दे जाता है। क्या लगता है? सच बात है गीता, मैं स्वागत करता हूँ आपके इस कार्यक्रम का। और सबसे शानदार बात है, आपने महिलाओं की आवाज को बुलंदी दी है, ऊंचाई दी है। आप खुद एक नारी शक्ति हैं। मैंने आपको टोटल टीवी में काम करते देखा है गीता। आपकी जगह कौन रोक पाया? आपके राहों में कौन कांटा बन पाया? आपकी राहों में दीवार कौन बन पाया? मैंने आपको काम करते देखा, मैंने अमांद्रा उनियाल को काम करते देखा, मैंने शिखा शर्मा को काम करते देखा, मैंने प्रीति पांडे जैसी दबंग लड़की को भी देखा जो अपराध के और अपराधियों के बीच में जाकर किस किस तरह से खबरें निकाल लाती थी। आपने उन्हें भी काम करते देखा। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये सीता, गीता और गंगा कि इस धरा पर नारी को स्वयं जागृत होना होगा। जब नारी स्वयं जागृत होती है, स्वयं अपना श्रृंगार करती है, तो गीता वो प्रकृति बन जाती है। जब नारी अपना फैलाव करती है तो वो स्वयं में धरती बन जाती है, और जब नारी अपना फैलाव करती है, अपने आप को सजाती है, तो भारत माँ बन जाती है। नारी मोहताज कहाँ है? कहाँ मोहताज है नारी? किसके उम्मीद में है? किसके आस में? किसकी बाट जो रही है? कौन उसकी उंगली पकड़ेगा? अरे भैया, उसकी उंगली तो यमराज भी नहीं पकड़ पाया जब वो सावित्री बन के यमराज के दरबार में चली गई और अपने पति के प्राण वापस ले आई। कितनी शक्तिशाली है नारी। दुर्गा, काली, किसी भी रूप में देख लीजिए, नारी तो नारी। और मेरा देश तो ये कहता है, नारी तू नारायणी है। मेरा देश तो ये भी कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मेरा देश तो ये भी कहता है कि नारी ही वरदान है, नारी ही शक्ति की स्वरूपा है। और मेरा देश तो हमेशा राम से पहले सीता का नाम लेता है, कृष्ण से पहले राधे का नाम लेता है। हम राम राम से पहले सीता राम कहते हैं साहब। हम राधा कृष्ण कहते हैं। हम नारी के सम्मान में कहीं कमी, लेकिन जरूरी नहीं कि सब एक जैसे हों। जरूरी नहीं सब एक जैसे हों कि जो सम्मान नारी को मेरे आंगन में मिल रहा है वो जरूरी नहीं हर आंगन में हो। लेकिन ये लाजमी है कि हर आंगन में बेटी को वही सम्मान, वही इस्तकबाल, वही प्यार, वही दुलार मिलना चाहिए। तभी तो नारी उठ खड़ी होगी। कि एक आपने बहुत अच्छी शुरुआत की थी भेदभाव की। मुझे अपनी एक कविता की 2 पंक्तियां याद आ गई, जिसमें एक बिटिया कहती है कि लड़का होती तो मैं भी दूध जलेबी हंस हंस खाती। लड़का होती तो मैं भी दूध जलेबी हंस हंस खाती। और बिटिया की किस्मत क्या कहिए, बिना व्रत उपवास हुआ। वाकई ये भेदभाव है कि बेटियों के हिस्से में सारे व्रत हैं, बेटियों के हिस्से में सारे उपवास हैं, बेटियों के हिस्से में करवा चौथ से लेके एकादशी, निर्जला एकादशी, नवरात्र सब ने बेटियों के हिस्से में थोप दिए। अरे भैया, मर्द की लंबी उम्र क्यों होनी चाहिए? क्यों मर्द की लंबी उम्र होनी चाहिए? क्यों नहीं उसकी औरत की भी लंबी उम्र होनी चाहिए? जब घर में 2 पहिए हैं गीता जी, हम पति पत्नी के रूप में 2 पहिए हैं, तो दोनों पहिए तो सलामत चाहिए। क्यों नहीं ऐसा कोई त्योहार आया कि करवा चौथ एक पति के हिस्से भी आए? व्रत रह के तो देखे, पता चलेगा पत्नी का माहौल क्या होता है।
पत्नी शिद्दत से अपने पति को पाती है, पत्नी शिद्दत से अपने पति को तलाशती है, पत्नी शिद्दत से अपने पति के लिए इबादत करती है, इसलिए उसे अनमोल मानकर उसको प्यार करती है, उसे पूजती है, हर वक्त उसे सहेजती है। जिस दिन पति पत्नी को पूजने लग जाएगा, उस दिन इस धरा से अपराध पत्नियों के लिए मिट जाएगा, पत्नियों का मान सम्मान बढ़ जाएगा। और मैंने तो एक आर्टिकल लिखा, चूंकि मैं पत्रकार हूँ, आपने बड़ा अच्छा शुरू में इंगित किया था कि समस्या नहीं, हम आज समाधान पर चर्चा करें। बिल्कुल। मेरी तरफ से समाधान ये है गीता कि हम सब, जब भी आप एंकर रही हैं, इतनी बढ़िया एंकर रही हैं, आप बोलती थी तो लोग ठहर के सुनते थे, आपको मुझे वो दिन भी याद है। और आपके कई बार सवाल हमारे को हिला के झकझोर के रख देते थे कि सवाल का जवाब क्या दे, शब्द नहीं फूटते थे, आप इतनी मार्मिकता से पूछती थी, मुझे वो दौर भी याद है। मैं ये कहता हूं कि जैसे ही चैनल पर बलात्कार की खबर आती है, गीता जी मर्म को समझिएगा, एक बार किसी गांव के देहात में कोने पर किसी बेटिया का बलात्कार होता है, पर दिन में 1000 बार खबरें उसके परिवार का बलात्कार करती हैं। हर बार उसके बाप का सिर नीचे होता है, हर बार उसके भाई का सिर नीचा होता है, उनके रिश्तेदारों का सिर नीचा होता है, उनके दोस्त यार जानने वालों का सिर नीचा होता है। बलात्कारी का सिर चौड़ा होता है, वो छाती चौड़ी करके घूमता है, और बलात्कार जिस पीड़िता के साथ होता है वो शर्मिंदा होकर देखती है। आपने निर्भया से लेके हाथरस के तमाम कांड देखे ही हैं, आपने खूब देखा है कि कैसे एक बीजेपी के विधायक ने न्याय मांगने वाली बेटी को ट्रक तले कुचल दिया, कैसे उनके बाप को मार दिया, और क्या क्या जुल्म नहीं सहा उस बिटिया ने। आखिर ये बलात्कारी कब शर्मिंदा होंगे? पीड़िता के हिस्से ही दर्द क्यों आएगा? इसका एक समाधान गीता मैंने खोजा था, और मैंने एक एडिटोरियल लिखा था कि क्यों ना बलात्कार पढ़ाया जाए। बलात्कार समझने की चीज है, बलात्कार वेदना की चीज है, बलात्कार पीड़ा की चीज है, बलात्कार उपहास की चीज नहीं है, बलात्कार परिहास की चीज नहीं है। जब हम बलात्कार की खबर देखते हैं, साथ में बैठा हुआ भाई भी देखे, साथ में बैठा हुआ बाप भी देखे, और महसूस करे, उस बलात्कार पीड़िता की जगह ये महसूस करे, अगर मेरी बिटिया का बलात्कार हुआ होता, मेरी बहन का बलात्कार हुआ होता, मेरी पोती का बलात्कार हुआ होता, तो मेरे दिल पर क्या बीतता। और इसकी शुरुआत किताबों से होगी। एक चैप्टर हम किसी भी पुस्तक में बलात्कार का क्यों नहीं डाल देते भाई? क्यों नहीं हम खड़ा होकर बच्चों को ये समझाते हैं? क्यों नहीं माँ ये समझाती अपने बेटों को कि अगर तू बलात्कार करेगा, अगर गंदी निगाह से किसी की बहन को देखेगा, तो 100 लोग ऐसे भी हैं जो तेरी बहन को भी गंदी नजर से देखेंगे, और जो तू बीज बोएगा वो 1000 गुना उसका फल लेके आएगा। क्यों कोई माँ ऐसी शिक्षा नहीं देती? क्यों माँ हमेशा बेटी को कहती कि बेटी के हाथ में इज्जत है? क्यों माँ ये नहीं समझाती कि बेटे के हाथ में भी आबरू है, जितनी इज्जत बेटी की उतनी ही बेटे की है? जब हम इस सोच पर परिवर्तन करेंगे गीता जी, तो मुझे उम्मीद है कि आप जैसा जो दिया बन के जल रही हैं, आप जैसा जो चिराग उजाला बनकर फैल रही हैं, आप जैसा जो सूरज की तरह रोशनी फैला रही हैं, ये अल्फाजों को इस दिशा से उस दिशा तक, इस ओर से उस छोर तक लेके जा रही है। निस्संदेह एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आएगी, और हम इस्तकबाल करने लगेंगे, हम बेटियों के सम्मान में खड़े होने लगेंगे। और जिस दिन बाजार में चलती हुई हर लड़की मुझे सामान नहीं सम्मान नजर आने लगेगा, बाजार में चलती हुई हर बेटी मुझे हिस्सेदारी नहीं जिम्मेदारी एहसास होने लगेगी, उस दिन मेरी बेटियां गर्व से चलेंगी कि रात के 8 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने बहन और अपने बाप के बीच में चल रही हूँ। ये मेरे खून के रिश्ते ना सही, इंसानियत के रिश्ते हैं, मेरी पहरेदारी करेंगे, मेरी जिम्मेदारी करेंगे। मैं तो यही सोचता हूँ गीता जी, मुझे लगता है ललिता जी के पास भी और अच्छे शब्द होंगे, आज उन्हें सुनने का मौका है। जी, ललिता जी, यहाँ पर संदीप ने बहुत अच्छी बात कही, और हम जिस समाधान की बात कर रहे हैं उसका बहुत एक खाका सा उन्होंने तैयार किया। इसी पर आगे आपसे और बात करना चाहती हूँ, क्योंकि सेंसिटिविटी गर्ल्स के लिए या उनके जो क्राइम उनके साथ पे होते हैं उसको लेकर बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हम घर से ही क्यों ना शुरुआत करें, जैसे संदीप ने कहा, कितना समय आपको लगता है अभी और लगेगा सोसाइटी को ये समझने में कि हमें जो शिक्षा लड़कियों को देनी है उससे डबल शिक्षा हमें लड़कों को देनी चाहिए? देखिए मैम, चाहे इंदिरा का राज रहा हो या शीला दीक्षित जी का राज रहा हो या केजरीवाल साहब का राज रहा हो, सरकारें कभी भी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। या मजबूत सरकारें नहीं चाहिए, हमें मजबूत समाज चाहिए, और समाज बनता है मजबूत परिवारों से। ये समय की बात नहीं है कि कितना समय लगेगा, जब जब माएं जागरूक हो जाएंगी, जब जब बेटियां जागृत हो जाएंगी। और अब जितना मैं कहती हूँ डबल शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा सिर्फ उतनी ही चाहिए जितना कि बेटियों को दी जा रही है। जहाँ बेटी एक और कोई गलत काम करती है तो परिवार से ना करने को तैयार होती है।
ये उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई भी बेटी ऐसा काम नहीं कर रही है। आज जेल खानों में देखिए कितनी बेटियां बंद है। जितने भी समाज के बड़े लोग हैं उनके बेटे वहां जाते हैं। बेटों के ही कारण अपराध होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बेटे को उतने ही शिक्षा दे रहे जितना बेटियों को देते हैं। यहाँ मैं समझ पा रही हूँ कि बेटियों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, अपितु बेटों को नहीं दिया जा रहा है। आवश्यकता नहीं समझी जा रही है कि वो अकेले रात में घूम रहा है। स्वाभाविक बात है कि वो अकेला रात में घूम रहा है, तो रात में कोई मंदिर में पूजा कर रहे तो जाता नहीं। ये मोटी सी बात माओ को क्यों नहीं समझ में आती? अंधकार में कहाँ कभी उजाले दिखाई देते हैं, अंधकार में अपराध होते हैं। रात में घर के नियम जिस प्रकार बेटी के लिए बेटों के लिए भी बनाए जाए, विद्यालयों को मजबूत किया जाए। तो संदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उन्हें बलात्कार पढ़ाया जाए। बलात्कार में लोग अपनी फैंटेसी देखते हैं, बलात्कार में क्यों उस महिला का दर्द नहीं पढ़ाया जाता, क्यों महिला पर बीत रही उन बातों को नहीं पढ़ाया जाता कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, क्यों महिलाओं की और सेंसिटिविटी को कि उसकी आज शरीर नहीं कुचला गया, उसकी आज रूह भी कुचली गई। इस दर्द को उन बेटों तक क्यों पहुंचाया जा रहा? यदि वो दर्द उन तक नहीं पहुंचेगा तो ये बलात्कार, ये अपमान सहना, ये निरंतर चलता ही रहेगा। तो यहाँ मोटी सी बात एक ये समझ में आती है कि बात विद्यालयों से भी समझी जाएगी। बेटों को शिक्षा देना विद्यालयों में बहुत आवश्यक है। बेटों को परिवार में मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है। उनको मुझे लगता है महत्वपूर्ण ही नहीं समझा जा रहा। और रिजल्ट ये होता है कि हर बेटा अपने माँ बाप का मुंह काला करके आज जेल में है। ना जाने कितने बेटों को फांसी हो गई है, ना जाने कितनों पर केस चल रहे हैं। पहले देखा जाता था शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी बेटियों, उसके बाद फिर मानसिक प्रताड़ना शुरू हुई। और अभी मैं देखती हूँ जहाँ नारी बहुत सबला है, समाज में ऊंचे पद पर है, लेकिन फिर भी उसका भावनात्मक अत्याचार बंद नहीं हुआ है, अभी भी भावनाओं से खेला जाता है। तो ये जो मानसिकता पुरुष की है कि मैं अहंकारी पुरुष जो हो गया कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष प्रधान देश में रहता हूँ, मैं परिवार का मुखिया हूँ। मैं समझती हूँ कि परिवार का मुखिया एक जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए, जो सबकी भावनाओं की कदर करे, जो समानता की दृष्टि रखे, जो जिम्मेदारी का भाव रखे। तो जब पुरुष प्रधान बनाया जा रहा है तो पुरुष प्रधान सम्मान दे। एक लीडर की हमने बात शुरू की थी आपने, मैं देख पा रही हूँ कि परिवार को चलाने वाली महिला, लीडरशिप तो क्वालिटी उसके पास है, फाइनेंस मैनेज करती है, किचन मैनेज करती है, बच्चों की शिक्षा को मैनेज करती है, सबकी रोटी पानी का ध्यान रखती है, रिश्तेदारों का लेन देन करती है, क्या बचत करनी है, क्या खर्च करना है। और पुरुष प्रधान होने के बावजूद भी इन जिम्मेदारियों को नहीं लेता है। वो रसोई की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वो बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। लेकिन कथित एक समाज ने उसे तबका दे दिया कि वो पुरुष प्रधान है। क्यों? क्योंकि वो मस्कुलर पावर में ज्यादा, मस्कुलर पावर ठीक है भगवान ने ज्यादा दे दी पुरुष को, लेकिन महिलाएं जहाँ डिफेंस पर आ जाती हैं तो कई जगह देखिए कराटे की कोच है, एक लड़की 4 लड़कों को बड़े तरीके से हैंडल करती है, किक मार मार के। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। एक मेरी दोस्त आभा जी हैं जो अब लंदन में है, लड़के ने उन्हें छेड़ दिया था, 4 लड़कों ने, चारों को मारते मारते थाने में लेकर आई और अखबारों की खूब सुर्खियां उन्होंने बटोरी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मस्कुलर पावर होने से ही पुरुष प्रधान नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, भागीदारी लेनी पड़ेगी, ईमानदारी होनी चाहिए और समझदारी होनी चाहिए। और इसी के साथ में समानता का भाव आना चाहिए, उसमें संवेदन भाव भी होना चाहिए। क्योंकि नारी अकेला जब तक इस प्रकार रहेगी तो पुरुष के अंदर जो वो भाव ही नहीं है तो परिवार में प्रभाव ही नहीं जाता। आप कहीं भी देखिएगा सारी जिम्मेदारी महिलाएं लिए उठाई हुई है, लेकिन फिर भी ना उनको समानता है, ना उनको सम्मान है, ना ही उनको वो दर्जा और वो रुतबा दिया जा रहा है जिसको वो डिजर्व करती है। तो मैं तो दोस्त यही बात कहूंगी कि समाज की जिम्मेदारी है, सरकारें ना कभी कुछ कर पाई हैं, ना ही कर पाएंगी। निरंतर नारियों पर अत्याचार हो रहे हैं, निरंतर बलात्कार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, बल्कि और ज्यादा से ज्यादा बर्तासना देखने को मिलती है। ऐसी ब्रूटल घटनाएं जो पशु भी पशु के साथ नहीं करता, पुरुष नारियों के साथ कर रहा है। तो बहुत विडंबना है, बहुत दुख और पीड़ा की बात है। कोई भी नारी ये नहीं कह सकती कि मैं सुरक्षित हूँ या मेरे बच्चे सुरक्षित है। तो हम कैसे समाज में जीवित हैं? ये कैसा समाज हमने बना दिया? सोशल मीडिया पर निगाहें रखे माएं, बेटे क्या देखते हैं, बेटा मोबाइल को किस तरह से यूज करता है, क्यों बेटे को इतनी छूट दी जा रही है और बेटियों पर क्यों इतनी पाबंदी है। इतनी सी बात की मुहिम को मैं लेके आगे बढ़ी हूँ कि हमारे समाज को सबल यदि होना होगा तो माओ की परवरिश बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बेटे को इतना सर पे ना चढ़ाएं कि एक दिन वो जेल खाने के पीछे बंद हो। आज तिहाड़ की घटनाएं देखिए, कहीं तो पति इतना अत्याचार पत्नी पर करता है कि पति अंदर है, कहीं बेटे समाज में ऐसी दुर्घटनाएं कर रहे हैं कि बेटे जेल खाने में है। बेटियों का अगर रेशो ही देखना है उन्हें तो तिहाड़ में भी देख लें एक बार कि बेटियां कितनी है वहाँ। अपराध के मामले बेटियां ज्यादा करती हैं, बेटे करते हैं। एक बार निगाह दौड़ाने की जरूरत है। और क्योंकि ये मामले शायद कभी सामने लाए नहीं जाते तो माँ अपने अलग ही
नशे में चूर है कि मेरा तो बेटा, इससे कोई खतरा नहीं। वास्तविक खतरा उस बेटे को ही। वो कब बंदूक चलाने लग जाता है, कब चाकू चलाने लग गया, माँ को पता ही नहीं चला। तो एक जिम्मेदारी उन्हें पिता की भी और माँ की भी, अपने बच्चों की परवरिश में। विद्यालयों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। जितने भी मेल टीचर्स हैं वो ध्यान दें क्या पढ़ा रहे हैं उन्हें, बलात्कार पढ़ाएं उन्हें, शोषण क्या होता है ये पढ़ाया जाए, नारी क्या चीज है, उसके भाव क्या है, नारी कैसे सृष्टि को संभाले हुए है। जितना पुरुष महत्वपूर्ण है उतना नारी भी महत्वपूर्ण है। दोनों एक गाड़ी के पहिए कहे जाते हैं, एक सिक्के के पहलू कहे जाते हैं, और नारी और पुरुष दोनों से मिलकर ही सृष्टि जीवित है। एक के बिना दूसरा अधूरा ही है। दोनों महत्वपूर्ण। जी, बिल्कुल और सही कहा आपने, क्योंकि हम अगर एक अच्छे समाज की कल्पना करते हैं तो उसमें पुरुष और नारी दोनों की समान भूमिका होनी चाहिए और जिम्मेदारी भी समान ही होनी चाहिए। चलिए अब हम उसके पास चलते हैं जिसका जिक्र मैं पहले कर रही थी। एक छोटी सी प्यारी सी संदीपनी हमारे साथ हैं। वो 4th क्लास की स्टूडेंट है संदीपनी, लेकिन बहुत एक्टिव है, सोशल वर्क भी करती है और कई आंदोलनों में ये अपने पापा के साथ में जरूर जाती है ताकि खुद भी कुछ सीख सके और समाज को भी कुछ सिखा सके। संदीपनी, बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में और बताइए क्या-क्या आपने सीखा जब आप इस तरह के काम करती हैं, किसी आंदोलन में जाती हैं, क्या लगता है, किस तरह की चिंता होती है आपको भी? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करती हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं किसी हाथरस में जाती हूँ, इसी बार जब मनीषा वाल्मीकि के हाथरस में मैं गई थी, तब इतनी भीड़ आई थी कि जस्टिस फॉर मनीषा, बहुत लोग ऐसे थे और कुछ लोग बहुत कैंडल्स जला रहे थे, बहुत कुछ देखने को मिला था। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि योगी जी ने अभी राम मंदिर को जैसे बनाया है, जैसे उसकी घोषणा की है, उन्होंने वहाँ पे बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ रखी हैं राम जी की। हर दीवारों पे राम जी की मूर्तियाँ बनी है, हर दीवार पे सीता जी की मूर्ति बनी है। लेकिन हमने जो हम तो दीवारों की सीताओं को पूजते हैं, मिट्टी की सीताओं को पूजते हैं, लेकिन जो हमारी चलती-फिरती सीता है, उन्हें हम बिल्कुल नहीं पूजते, हम कैलेंडरों की देवियों को पूजते हैं। हम भारत माँ को माँ मानते हैं, लेकिन वो भी तो एक नारी है। अगर माँ मानते हैं तो नारी भी एक माँ है। और ऐसे ही अभी हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा बहुत बार ही सुना है, लेकिन अभी हर यूपी में हर 2 घंटे में बलात्कार होता है। ये कैसे होता है? अभी-अभी एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की और गुंडों ने उन्हें उसके बाप को गोली से मार दिया। वो भी पॉलिटिक्स का ही एक आदमी था। कैसे? और हमारे हमारे यहाँ जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं। हमारे यहाँ कहते हैं दलित है इसलिए ऐसा हो गया, दलित है छोटी जात है। लेकिन अरुणिमा सिन्हा जी के साथ भी उनके पैर काट दिए गए थे, लेकिन वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। लक्ष्मी अग्रवाल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो भी उनके मुंह पे तेजाब फेंक दिया गया था, लेकिन अभी भी वो बॉलीवुड में और पूरे देश में हमारी एक फेमस औरत है और एकदम महिला है। और अभी भी वो अपने विल पावर से अच्छी है, जिंदा है और हंसती रहती हैं, खिलखिलाती रहती हैं, क्योंकि सब में विल पावर है और किसी से नहीं डरती हैं। मैंने एक कविता भी पढ़ी थी और सुनाई भी थी मोबाइल पे, और आपको मैं एक कविता सुनाने चाहती हूँ। वो मैंने जब लिखी थी जब हमारा हाथरस का एक गैंग रेप हुआ था मनीषा वाल्मीकि का, तो मैं आपको एक बारी सुना देती हूँ। तो आ रही है लाश लिए, आ रही है लाश लिए आसमां से मिलने की, आ रही है लाश लिए आसमां से मिलने की, छीन कर छिड़का पेट्रोल सबूत मिटाने के लिए। ये पुजारी हैं तो दरिंदों का खौफ क्या होगा, मार रहे हैं वो ही जो आए थे बेटियां बचाने के लिए, आ रहे वो ही जो आए थे बिटिया बचाने के लिए। बहुत बढ़िया संदीप, आपने बहुत अच्छा बोला और इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझ होना बहुत बड़ी बात है। और इसको देखकर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि हमारा देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि अगर बेटियां आपकी तरह एक्टिव होंगी, आपकी तरह सोचेंगी और अपनी आवाज को इतनी छोटी उम्र में भी उठाने की एक मात्रा रखती हैं, तो फिर
बहुत अच्छा फ्यूचर है। संदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और बात करती हूँ। सरिता गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। सरिता गुप्ता जी रॉयल पेपर क्वींस क्लब, एक नॉर्थ दिल्ली रोहिणी इलाके का एक बहुत अच्छा लेडीज क्लब है, जिसकी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और इन्होंने ही इस क्लब को शुरू किया था। और जिस तरह से हम महिलाओं की आज बात कर रहे हैं वुमेन्स डे पर, वुमेन्स लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो सरिता जी भी एक लीडर की तरह ही अपने क्लब को चला रही हैं और इसके लिए जो भी महिलाएं इस क्लब से जुड़ती हैं उनको वो इंस्पायर भी करती हैं, उनके साथ में खूब सारा एंजॉयमेंट भी होता है। सरिता जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम। हाँ, थैंक यू गीतू जी, नमस्कार। क्लब हमारा ये रॉयल पेपर क्वींस क्लब आज से 4 साल पहले हमने स्टार्ट किया। इसके साथ 50 मेंबर से हमने इसकी स्टार्टिंग की। आज हमारे क्लब में 200 मेंबर्स हो गए हैं और सही में मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। क्लब ऊंचाइयों पर जा रहा है, वो भी सिर्फ मेंबर्स की वजह से, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं। जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें अपना 100% वो लोग भी देते हैं। आजकल की जो लेडीज है वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ बाहर भी अपना थोड़ा करना चाहती हैं कि हम एंटरटेन भी करें, एंजॉय भी करें और साथ साथ कुछ सामाजिक कार्यों में भी अपना हाथ बटाएं। तो हमारे क्लब में जो लेडीज हैं, मेंबर्स हैं, वो थोड़ा सोशल वर्क भी बहुत अच्छी से कर रही हैं। जैसे सामूहिक विवाह ऑर्गेनाइज करती हैं और गौशाला वगैरह में भी जाके वो बहुत अच्छे अच्छे काम करती हैं। और सारी एक्टिविटीज में वो कोशिश करती हैं कि सब कुछ करें, क्लब से रिलेटेड भी हो या क्लब के बाहर भी हो, वो हमें भी अपने साथ रखती हैं इन कामों में। हम भी अपना जितना सपोर्ट कर सकते हैं, जितनी नॉलेज है, अभी इतनी ज्यादा तो समझ आई भी नहीं है कि क्या-क्या हम कर सकते हैं अपने क्लब के लिए भी और नारी के लिए भी, कि और जो है जिनको हमारी नीड है। तो बस क्लब में तो बहुत अच्छे मेंबर्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन में आके एंजॉय करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा होली का इवेंट होने जा रहा है 23rd ऑफ मार्च को मेडल्स ग्राउंड में, तो वो भी एक ग्रैंड कमबैक है क्लब के लिए। होप सो अच्छा रहे सब कुछ। बिल्कुल। और मैंने ये देखा कि पिछला साल जो 2020 का था, वो लॉकडाउन में ही निकल गया, लोग घर में ही बैठे रह गए। लेकिन तब भी महिलाओं का जोश कम नहीं होने दिया रॉयल पेपर क्वींस क्लब ने, और वहाँ भी वर्चुअल इवेंट्स चलते रहे। बहुत इम्पोर्टेंट होता है महिलाओं के लिए कि अपना उनके पास में कुछ हो, जिसमें वो कॉन्संट्रेट कर सकें, कुछ सीख सकें, कुछ दूसरी महिलाओं को सिखा सकें। आपके क्लब में भी इसी तरह का जोश और जज़्बा दिखाई देता है, इसलिए आज वुमेन्स डे पर इस क्लब की बात करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक नया ट्रेंड है ये। क्योंकि जो महिलाएँ घर पर ही रहती हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनको भी एक ज़रिया मिला है कि वो भी अपना टैलेंट कहीं न कहीं दिखा पाएँ, किसी न किसी तरीके से खुद को प्रूव कर पाएँ और दिखा सकें कि हम भी कुछ हैं। थैंक यू गीतू जी। और हाँ, आप ये बात सही कह रहे हो बिल्कुल। इस लॉकडाउन में बहुत ही बिल्कुल सारी दुनिया ही एक तरीके से बंद हो गई थी अपने-अपने घरों में। लेकिन रॉयल पेपर क्वींस क्लब ने वर्चुअली सबसे ज़ूम मीटिंग के ज़रिए और छोटे-छोटे कॉन्टेस्ट कर कर तीज का, करवा चौथ क्वींस का और जो घर में छोटे-छोटे कामों को करते हुए क्लिपिंग बना-बना के एक-दूसरे को मेंबर्स ने बहुत एप्रिशिएट किया और सबने बहुत एफर्ट डाले और एन्जॉय भी किया इस चीज़ को। लॉकडाउन तो था ही बहुत ही बुरा एक सबके लिए, लेकिन इसको भी हँस के निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी सबके लिए। वो कोशिश की हम लोगों ने भी कि हम इस चीज़ को थोड़ा-सा ईज़ी कर पाएँ और शायद हम सफल भी रहे इस काम को करने में। बिल्कुल, देखिए जो छोटे-छोटे एफर्ट्स होते हैं सोसाइटी के लिए, वो बहुत मायने रखते हैं। अपने-अपने लेवल पर, अपने एरिया में, अपनी सोसाइटीज़ में जो भी थोड़ा-बहुत भी काम होता है, उससे महिलाओं को जागरूक करने में बहुत मदद मिलती है। सरिता जी, आप बने रहिए, आपसे बात करती हूँ। संदीपनी जो हमारी छोटी-सी मेहमान है, उनसे और बात करते हैं। संदीपनी, यहाँ पर आप जब स्कूल जाती हैं, तो किस तरह का माहौल आपकी क्लास में आपको देखने को मिलता है? क्या गर्ल्स को कुछ स्पेशल प्रेफ़रेंस दी जाती है या ट्रीटमेंट कुछ अलग होता है बॉयज़ से? आजकल सोसाइटी में क्या आपको ऐसा कुछ फ़ील होता है कि आप बॉयज़ से थोड़ा अलग है या सब इक्वल ही नज़र आते हैं? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोसाइटी के बारे में। हम अभी जहाँ रहते हैं वहाँ कभी-कभार लड़ाई हो जाती है बच्चों की। ऐसे बहुत मज़ाक-मज़ाक में हम खेलते रहते हैं। अगर लड़के-लड़के एक-दूसरे से लड़ाई करें तो कहेंगे कि लड़के हैं, बच्चे हैं तो लड़ाई कर रहे हैं। और अगर हम गर्ल्स लड़ाई करती हैं तो कहते हैं, "क्या हो गया तुम्हें आज कैसे हो गया?"
ये क्या किस कर रही हो, चलो घर जाओ, पढ़ाई करो, ट्यूशन जाना है, ये वो करना है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हम गर्ल्स पे होती हैं और हमारे स्कूल में भी बहुत कम बात होती है। वैसे कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा ही हमारे पहले गुरु होते हैं, पहले टीचर होते हैं, लेकिन वहीं से जो हमारे बॉयज होते हैं उनमें वो सीख जानी चाहिए कि वो भी गर्ल्स को थोड़ा महत्व दें, क्योंकि स्कूल में हमारे पे बराबर बराबर इक्वली हमारे को पढ़ाया जाता है, लेकिन जैसा हमारे घर में हमारे साथ व्यवहार होता है, हमारे साथ बिहेव होता है, उस तरह से देख के बहुत सारी नॉलेज बच्चों को आती है और कहते हैं बड़े बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। तो आस-पास पड़ोस में जैसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कभी-कभार लोगों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उन्हें देख के भी बच्चे को असर पड़ता है, ऐसे बहुत लोग कहते हैं, लेकिन सबसे पहले असर बच्चों को अपने घर से पड़ता है। घर में अगर प्यार से बोलेंगे तो बच्चों को भी गर्ल्स के साथ प्यार से रहने आएगा। ये नहीं कि गर्ल्स छोटी हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए और गर्ल्स में भी बहुत विल पावर होती है। ये हमारे देश में आना चाहिए। बिल्कुल संदीप जी, और क्या बनना चाहते हो आप बड़े होकर? मैं पहले तो सबसे पहले पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ। मेरा तो बहुत अच्छा लगता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में 2 रीज़न है मेरे को जाने के। पॉलिटिक्स में एक तो देश का सुधार होता है और जैसे हमारे यहाँ भेदभाव करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स का, वो मैं पॉलिटिक्स में जाके मिटाना चाहती बिल्कुल, और जिस तरह की लीडरशिप क्वालिटीज की हम बात कर रहे हैं, क्या वुमेन को लीडर बनाने को तैयार है हमारा देश? आपको देखकर तो पक्का मेरा वोट आपको ही जाएगा, क्योंकि आपकी बातें इतनी प्यारी हैं, आपकी सोच इतनी अच्छी है और इतनी सी उम्र में इतनी समझ रखना बहुत बड़ी बात है संदीपनी। बहुत बधाई आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके मम्मी-पापा को, जिन्होंने आपको इतनी अच्छी शिक्षा दी है। और आपसे और थोड़ी-सी बात करेंगे, पहले सरिता जी से भी बात कर लेते हैं। सरिता जी, यहाँ पर हम आज जो थीम की बात कर रहे हैं वुमेन्स डे की, वो ये है कि हम वुमेन लीडरशिप के लिए कितना तैयार हैं। अगर हम बात कंपनीज की करें तो क्या वुमेन्स को इतना आगे बढ़ाया जा सकता है कि वो कंपनियों को चला सके, बिजनेस संभाल सके? आपने भी देखा होगा आजकल जिस तरह से जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो होम शॉपिंग ही क्यों ना हो, वो जो वेंडर से सामान लेकर बेचने की व्हाट्सएप पे या फेसबुक के ज़रिए कोशिश कर रही हैं। अपने स्तर पर वो कहीं न कहीं सोसाइटी में अपनी एक खास जगह बनाने की कोशिश में लगी हुई है। बिल्कुल गीतू जी, महिलाओं के लिए भी ज़रूरी भी हो गया है और इस टाइम में जैसे इतनी महँगाई बढ़ रही है देश के अंदर, तो खाली हस्बैंड की ड्यूटी नहीं है, घर को सँभालना, ये मैनेज करना, लेडीज़ को भी आगे बढ़कर इस काम में थोड़ा उनको सपोर्ट करना ज़रूरी हो गया है और कर रहे हैं, हमारे आस-पास के लोग भी कर रहे हैं, हम भी कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत कि हम भी कुछ अर्निंग का साधन अपने करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करने के लिए और अपने लिए भी खुद इंडिविजुअली भी कि अपने ही खर्चे हम थोड़ा बहुत उठाने की कोशिश करें, तो ज़रूरी है ये चीज़। बिल्कुल। करती तो हैं, मेरे चलिए क्लब की मेंबर भी हैं वो हाँ जी। हाँ, हाँ। जी, बताइए। हाँ, मेरे क्लब की मेंबर भी हैं, वो बहुत क्रिएटिव चीज़ें बनाना जैसे चॉकलेट मेकिंग, केक मेकिंग और कोरियोग्राफी और हर चीज़ में, हर फील्ड में हैं, बहुत सारे ऐसे 200 मेंबर हैं, तो उनमें धीरे-धीरे हमें पता लग रहा है कि बहुत क्रिएटिव लोग हैं जो थोड़ा-थोड़ा अपने घर से काम को कर रहे हैं। सिलाई का भी करती हैं, पेंटिंग का भी करती हैं, बच्चों को ट्यूशन्स देना, डांस सिखाना, काफ़ी चीज़ें करते हैं लोग, जैसे कर सकते हैं, जो भी हेल्प कर सकते हैं अपनी फैमिली की, करती हैं लेडी। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत कम समय अब रह गया है, एक-एक कमेंट मैं ले लेती हूँ। सबसे पहले संदीपनी के पास चलते हैं। संदीपनी, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी चीज़ें कही और एक अच्छे फ्यूचर की तैयारी आप कर रही हैं। अपने पापा को क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि वुमेन्स डे और पापा क्या मम्मा के लिए कुछ खास स्पेशल प्लान कर रहे हैं अभी? हूँ। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी हर डे वुमेन डे होता है। हर दिन वही सब चलता है, वही काम होता है, वही बिहेवियर होता है लोगों का वुमेन के साथ। ये कोई बड़ी बात नहीं है आम लोगों के लिए कि आज वुमेन डे है और सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वुमेन डे जो हमारी मान्यता है, हम जैसा मानते हैं कि वुमेन डे वैसे भी बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि वुमेन
जैसे वुमेन ही वुमेन को बर्थ देती है, तो उसके चक्कर में, और अगर वुमेन अगर बर्थ नहीं देंगी तो हमारा जैसे सर्कुलम चलता है, पूरी वर्ल्ड का सर्कुलम चल रहा है, और हर 2 मिनट में जैसे हमारी आबादी घटती है, बढ़ती है, वो सब हमारा बंद हो जाएगा, हमारी पृथ्वी एक तरह से खत्म हो जाएगी अगर वुमेन नहीं होंगी। चलिए, आप बहुत प्यारी हैं और संदीपनी। और हाँ, बताइए बताइए। और जैसे कि प्लान वगैरह आप पूछ रही थी कि मम्मा पापा का नहीं, मम्मा के लिए कोई प्लान रखा है, तो हर दिन ही ऐसा होता है जिस दिन सरप्राइज ना हो, तो ऐसी बात है। बिल्कुल। और आप एक अच्छी फैमिली से हैं, एक अच्छा आपकी अपब्रिंगिंग हो रही है, आपकी जो नॉलेज है, जो आपकी समझ है, जो आपकी सोच है, और इतनी प्यारी बातें आप कर रहे हो। आई एम श्योर कि आपकी मम्मा भी बहुत अच्छी होंगी और आपको अच्छे से एजुकेशन देने के लिए वो काफी कोशिश कर रही होंगी। उन्हें भी मेरी तरफ से वुमेन्स डे की बहुत सारी बधाइयां देना संदीपनी। थैंक यू। सरिता जी, यहाँ पर हम अब इस प्रोग्राम को खत्म करने वाले हैं। हमने शुरुआत जो की थी वो इस जज्बे के साथ की थी कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर बात नहीं करेंगे महिलाओं की, हम उनके सॉल्यूशंस पर बात करेंगे और हमारा फोकस यही रहेगा कि क्या समाधान हो सकता है। आप अपने क्लब के जरिए कोशिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे लेकर आया जाए, उनका जो हिडन टैलेंट है वो समाज के सामने आए। और क्या आगे प्लान्स हैं इस क्लब के लिए? अभी प्लान्स तो चल रहे हैं, डेली मीटिंग्स होती हैं हम लोगों की कि हम और कुछ भी क्या क्या कर सकते हैं अपने क्लब के लिए भी और खुद अपने लिए भी। ये देखते हैं, अभी होली का इवेंट है अभी 23 मार्च को, उसके बाद और कुछ अच्छे से प्लान करेंगे, फिर बताएंगे जरूर आपको। जी, बिल्कुल। और आपको और आपके क्लब के सभी मेंबर्स को वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेन्स डे। तो चलिए, इस प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करते हैं। जिस तरह से सभी ने कहा कि वुमेन्स डे सिर्फ एक दिन नहीं है, वुमेन्स डे एक एक सेलिब्रेशन का एक और दिन है। हर दिन हमें महिलाओं के जो काम है, महिलाओं की जो भी उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो टैलेंट है, उसको सामने लाना है और इसके लिए हर दिन काम करने की जरूरत है। सोसाइटी में एक अलग नजरिया रखने की जरूरत है। हम अगर महिलाओं को भी वही दर्जा दे जो पुरुषों को दिया जाता है, चाहे वो किसी काम में हो, ऑफिसेज में हो, एजुकेशन में हो, या फिर उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें कमी करने की बात हो, जो ईमानदारी सरकारों को, पुलिस को दिखानी चाहिए, वो इस विमेन्स डे के जरिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी महिलाओं का सम्मान करें, सिर्फ उन्हें सामान ना समझे, जैसा कि संदीप ने शुरू में कहा था। तो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स जो भी इस प्रोग्राम को देख रही हैं और जिनके घरों में भी माँ, बहन, बीवी, कोई भी महिला है, उनके लिए प्लीज आज कुछ ऐसा कीजिए कि उन्हें भी कुछ स्पेशल फील हो। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। और क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें और स्पीक अप हैशटैग का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।